बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नया पाकिस्तान बटन दबाने से नहीं बनेगा, तब्दीली जद्दोजहद का नाम है। जबकि तालिबान की जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात नहीं होंगी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि अफगानिस्तान में असर रसूख ज़रूर है, लेकिन तालिबान पर कंट्रोल नहीं। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। आप डॉक्टर साहब, तालिबान की जानिब से जो आज एक बयान दिया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन जो दीगर क़ुव्वतें इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, मुस्तकबिल में अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो, तो रियासत की क्या हिकमत अमली होगी और हुकूमत आप क्या समझते हैं कि इसको हैंडल कर पाएगी? देखें, पहली बात तो ये है कि इस पे जो हुकूमत पाकिस्तान ये जो बात कर रही है कि हमारा उन पे असर तो है लेकिन कंट्रोल नहीं है, तो कंट्रोल होना भी क्यों चाहिए? जी सर। ठीक है, तो ये और एक बात। दूसरी बात कि बराह करम इस बात को हमारे अकाबरीन जो हैं हुकूमती सतह पे और मुख्तलिफ टॉक शोज़ में कि जी हमने दोहा एग्रीमेंट में बड़ी तोप चलाई है, ये कहना बंद करें, क्योंकि दोहा एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। कोई दोहा एग्रीमेंट नाम का कागज़ इस दुनिया में वजूद नहीं रखता। तालिबान ने मुख्तलिफ शहरों के ऊपर मिलिट्री टेक ओवर किया, काबुल समेत। दोहा एग्रीमेंट यह था कि एक कागज़ के ऊपर 10 खत होते, जैसे ताइफ एग्रीमेंट हुआ था जिसके नतीजे में लेबनान की हुकूमत बनी, या एक उस तरह का एग्रीमेंट जिसके नतीजे में इराक में हुकूमत बनी। यहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इसमें ताख़ीर हो रही है तालिबान की तरफ से ऐलान में, और इस ताख़ीर पे मैं बाद में आता हूं, लेकिन उसकी वजूहात भी मैं कुछ उस पर रोशनी डालूंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा धचका ये लगा है क्वाड को। ये जो क्वाड नामी एक अजीबो गरीब सा एक इत्तेहाद बना है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका जी। तो आज अल सुबह ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, तो स्कॉट मॉरिसन ने प्रेसिडेंट बाइडेन को कॉल किया और कहा कि जी हम जो हैं वो ये 1-on-1 फेस टू फेस क्वाड की मीटिंग की तैयारी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं बिल्कुल, हम इसके लिए तैयार हैं, ऑस्ट्रेलिया तैयार है, और हम चंद दिनों में इसके लिए मिलते हैं। और ये पहली 1-on-1 मीटिंग के लिए इसको अमेरिका में आ रहे हैं और सारा उसकी तैयारियां शारियां शुरू हो गई। तो अभी चंद ही घंटे गुजरे थे इस गुफ्तगू को क्वाड के उनके कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा जो हैं, उन्होंने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सही। और यानी उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पिछले साल वो आए थे, इस ओहदे पे फाइज हुए थे, और उन्होंने 1 साल तक रहना था, और चंद हफ्ते पहले तक उन्होंने कहा था कि मैं इसको, वो बड़े उन्होंने कहा, यानी जापान के क्वाड के एक रहनुमा जो हैं वो अचानक गायब हो गए, और वो कह रहे हैं कि मैं अगला इलेक्शन भी लड़ूंगा और मैं सियासत से बाहर जा रहा हूं और मेरा कोई मुतबादिल ढूंढ लें। अच्छा, जापान में क्राइसिस है, मतलब वहाँ पे कोविड की जो नई लहर आई है, केसेस बढ़ रहे हैं, फिर वो मुख्तलिफ डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं कि जी आपने ओलंपिक्स क्यों करवाए कोविड के दौरान। लेकिन अचानक जापान के वज़ीर आज़म का ये कह देना कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ उस वक्त जबकि क्वाड के ऊपर अभी कैमला हैरिस होके गई हैं, अभी अब किससे बात करनी है, कैसे करनी है, वहाँ पर बड़े इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। तो जापान का जो है वो, जापान की क़यादत गायब हो गई, जो कि क्वाड और एक तासुर ये बड़ा कवी है। मुख्तलिफ जनूब मशरक़ी जो मीडिया आउटलेट जो बात कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने
अपने आप को, इसलिए कि आने वाले दिनों में उनको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है जापान पे और चाइना के अगेंस्ट, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर ये सारा मलबा पड़े। तो जो बाद में आए उसने जो फैसला करना है जापान का वो फैसला करे, क्योंकि मैं इस फड्डे में नहीं पड़ना चाह रहा। अच्छा, चाइना, हम चाइना के अगेंस्ट और उनके, तो उन्होंने ये मलबा लेके ना, ये सारा ये कोविड और ओलंपिक्स और ये और वो, उन्होंने अचानक सुबह इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा इससे पहले कि ये मेरी तरफ अब टर्न हो, क्योंकि तवज्जो हटाओ मुहिम भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ये सही। आपको पता है तवज्जो हटाओ मुहिम बड़ी खौफनाक होती है। आप यकीन करें, मैं इस तवज्जो हटाओ, जब ये हमारे वहाँ भी चलती है ना तवज्जो हटाओ मुहिम, मतलब है कि अहम तरीन वाक़यात हो रहे हैं, एक पॉलिसी डिस्कस हो रही है कि अफगानिस्तान में क्या होगा, क्या आसपास आपके खत्ते में क्या बड़ी, तो कौम जो है वो लग गई टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉकर, मतलब आपने कौम को लगा दिया एक ट्रक के बत्ती के पीछे, जो अपनी जगह बहुत बड़ा इशू है। लेकिन जो बड़े बड़े इवेंट्स है, आप ये 2004 में जब ये इराक की वॉर पीक पे थी ना, जी और सर। ये फलूजा वलूजा हो गया, तो दरमियान में अचानक एक दिन वहां से खबर आई, अच्छा वो गुफअप हो गया, अमेरिकन ने मार दिए वहां पे लोग, सिविलियंस, पता नहीं कोई वाकया क्या हुआ। तो एक दिन अचानक जो है वो, मैं मीडिया मॉनिटर कर रहा हूं, तो अचानक क्या खबरें आनी शुरू हो गई। मैंने कहा आज वो पहली हेडलाइन जाहिर है कि वो इराक के अंदर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या। तो पहली जनाब खबरें चलना शुरू हो गई कि वहां पे ये जो खवातीन की आपस में और हजरात की आपस में शादी की इजाज़त मिल गई है 2004। मतलब ये खबरें ब्रेक होनी, ये आप क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो मजहबी रहनुमा बुरा भला कह रहे हैं, वो पोप का बयान क्या आ रहा है, तो उधर से वो कौम पूरी ट्रक की बत्ती के पीछे लग गई। पूरा पूरा जो मगरबी ममालिक है वहां बह चढ़ गई, वो इराक को भूल काफी दिन। अच्छा, फिर वो जब होता था ना, जब कोई वाकया पेश आता था, तवज्जो हटानी होती थी, वहां कोई इवेंट हो जाता था, उससे कौम उधर लग जाती थी। अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं आपसे, वो सारा, क्योंकि वो उनके लिए वो भी उसको भी नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना वाकयात को। अच्छा, तो एक बात ये, दूसरी जो बात है कि ये देखें पाकिस्तान में जितनी मर्जी इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिशें कर लें, जो बुनियादी इश्यूज हैं वो अपनी जगह पे हैं। और ये जैसे ये मीडिया का एक बिल है, ये भी ट्रक की बत्ती है, इसका भी कुछ नहीं होगा। ये जैसे एहतसाब है, खान साहब को मैंने, वज़ीर आज़म साहब को पहले भी कहा था, मैं दोबारा उनसे जब भी बात हुई काफ़ी अर्सा हो गया, उसके बाद जब उन्होंने कहा था ना कि मेरे पास ड्यूबियस शख्सियात हैं, तो मैंने कहा पता नहीं कितने ड्यूबियस लोग हैं वज़ीर आज़म साहब के आसपास, तो ज़रा मतलब है कि ऐसा ना हो कि किसी ड्यूबियस को पता चल जाए कि वज़ीर आज़म साहब ने उसको ड्यूबियस कहा। अच्छा, वो ड्यूबियस अभी भी हैं, इस बात को 6 महीने पहले मुझे वज़ीर आज़म ने कहा मशकूक लोग हैं, इनसे दूर रहना। अच्छा, वो अभी भी मौजूद हैं, साथ ही घूमते हैं, वज़ीर आज़म साहब खामोशी बैठ के देख रहे होते, को पता है दाएं बाएं ये मशकूक अफराद है, उनको ये भी पता है कि मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद उनको ठुड्डा मार के फेंक दिया होगा। हाँ नहीं, वो बैठे होते हैं, अभी बैठे हुए। अच्छा, तो बहरहाल तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त एक उनकी पॉलिसी अच्छी है, और वो ये है कि वो सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। ये सूरत हाल का जायज़ा लेना बेहतर है बजाय इसके कि आप यानी, क्योंकि एक पूरा का पूरा आप समझे ना एक मंजरनामा तब्दील हो रहा है। अब बहुत से लोग जी अफगानिस्तान के अंदर क्या क्यों नहीं ऐलान हो रहा, क्यों नहीं ऐलान, आज करें कल करें, कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में करने की, आराम से करें, ठीक है। अगर उसमें एक दिन लगता है तो एक दिन लें, उसमें 2 दिन लगते हैं तो 2 दिन लें, उसमें हफ्ता लगता है तो हफ्ता लें, और ना अपने पड़ोसियों के प्रेशर में आए। अगर पाकिस्तान से प्रेशर आ रहा है तो पाकिस्तान का प्रेशर भी ना लें, ईरान का आ रहा है तो ईरान का भी ना लें, चाइना का, अमेरिका का, किसी का आ रहा है ना लें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये अफगानों ने फैसला करना है अपना खुद, ठीक है। और ये फैसला ऐसे नहीं होगा कि जी आप जो हैं वो इस कदर शदीद दबाव में आप जो है वो फैसला करें कि आपके पैसे भी रखे हुए हैं मगरबी मुल्कों ने, और आपके अंदर जो है वो ये मौजूद हैं। ये जो मैं हमेशा बात कहता हूँ ना कि फौजों ने हथियार डाल दिए, और फौजें ये उधर ही वही लोग होते हैं ट्रेनिंग 20-20 साल लेकर, आपके ख्याल से वो अचानक हाथ बांध के उन्हीं में दूसरी फोर्सेस घुसी हुई हैं, उन्हीं में ग्रे जोन आगे चलने का इरादा है सारा। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल है अब तक बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हो गई हैं जी। एक तो ये है कि मुहर्रम के जो दिन थे ना वो बड़े
आप समझें कि क्योंकि बिल्कुल जो टेक ओवर हो रहा था तालिबान का, तो उन दिनों में ये था कि मुहर्रम और तालिबान के हवाले से वहाँ पर पुलिस कोलैप्स हो गई। देखिए हुकूमत नहीं गिरी, सिस्टम, एक रियासत का पूरा एक निज़ाम सिस्टम कोलैप्स हुआ है ना, धड़म करके गिरे नीचे बगैर किसी सपोर्ट, मतलब सदर ही भाग गया मुल्क छोड़ के, जिसके ऊपर जो अमेरिका जो कह रहा है कि बिठाया बैठ तो उधर बैठ, और सदर भाग गया उठ के, और जो नायब सदर है वो कहीं पहाड़ों पे निकल गया जी। अच्छा, जो एनडीएस का सरबराह है। तो अच्छा, अब इशू ये है कि इस पूरी पिक्चर में अफगानिस्तान के अंदर फैसला अफगानों ने करना है एट द एंड ऑफ द डे। दो तीन बातें ऐसी हैं जो अभी तक बहुत अच्छी हुई। पहली बात तो ये कि वो जब ये आज़ादारी के जुलूस आशूरा के निकले तो उन्होंने खुद खड़े होके वहाँ पे वो इमाम बारगाहों में भी गए और उन्होंने जो जुलूस थे उनकी खड़े होकर हिफाजत भी की। तो एक तो ये बात जिसको शायद मगरबी दुनिया या गैर मुस्लिम लोग या, लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ा जो है ये एक मैसेज था। दूसरी बात यह है कि माफ़ी का ऐलान। आज की दुनिया में कोई किसी को माफ़ करता है? और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनके बारे में पता हो कि इन्होंने मुखबरियाँ की हैं, टॉर्चर्स की हैं, जेलों में डाला है, गुंतनामो बे भेजा है, ये किया वो। तो दूसरा, उन्होंने माफ़ कर दिया, माफ़ी का ऐलान किया, ठीक है। और बड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है इंसान को ये माफ़ी के। मैंने पहले भी कहा कि मैं कोई तालिबान का कोई यहाँ पे कोई स्पोक्स पर्सन या उनके बेशुमार बातों से मुझे पहले भी इख्तलाफ रहा है, आज भी और आइंदा भी रहेगा। लेकिन दो तीन बातों पे गौर करें ना, कि वहाँ पे शिया सुन्नी मामला नहीं हुआ मुहर्रम में, जिसका खदशा था। दूसरी जो बात है वो ये है कि वो अपने आप को दुनिया के साथ सामने लेकर आ रहे हैं। अच्छा, सऊदी अरेबिया में चूंकि ऑयल था, तो सऊदी अरेबिया को अमेरिका ने कभी इशू नहीं खड़े किए वहां पे कि खवातीन की ड्राइविंग और ये और वो। ये तो सऊदी अरब अभी ओपन अप हो रहा है ना, पिछले 10-15 सालों से। अमेरिका का इत्तेहादी कब से है वो सऊदी अरब? ये तो देखें ना आप, जब से तेल निकला है अरामको, तो उस वक्त वहां खवातीन के हकूक और एनजीओज, और मैंने कहा ना कि वो जरूरत के मुताबिक इश्यूज खड़े किए जाते हैं। हालांकि मगरिब के अंदर ये अदारे अगर ना हो आज़ादी राय वाले, यानी बेशुमार ऐसे हैं काम जो मैं कहता हूं कि बहुत ज़बरदस्त हैं। आज भी आप बहुत से लोगों, देखिए भारत का आता है ना जहन में, भारत का एक इमेज में कहता हूँ सॉफ्ट इमेज। मुझसे अगर आप पूछे, मेरे जहन में आती है कि मदर टेरेसा आज होती तो क्या हो रहा होता उनके साथ। मदर टेरेसा जो हैं वो कलकत्ता में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ गुजारी, तो आज होती तो पता नहीं क्या करते उनके साथ, ठीक है। तो इशू ये है कि वो एक तो बात ये, दो बातें ये हो गई। तीसरी ये है कि वो दुनिया से बात कर रहे हैं और दुनिया को इंगेज कर रहे हैं, और ये जल्दी खप डालने की दुनिया को कोई जरूरत नहीं है। ये मामला अफगानों का है, चाहे अफगान जो है वो तालिबान के नुक्ता नज़र के मुताबिक हों, चाहे वो उनसे इख्तलाफ रखें, चाहे वो उनसे बातचीत करें, ये उन्होंने तय करना है मामला। दूसरे मुल्क उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, यानी उनकी मदद कर सकते हैं इस मरहले पे कि जी आपके यहाँ पानी बंद नहीं हो जाएगा, आपके यहाँ लोग भूखे नहीं मर जाएंगे, ठीक है। ये तो दुनिया कर सकती है ना। बाकी जो बात है वो ये है, ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि ये मसला दरपेश आया था इनकलाब ईरान के बाद। सिस्टम कोलैप्स हो गया था जब आयतुल्ला खुमैनी आए, तो सिस्टम कोलैप्स हो गया, मतलब पूरा ढांचा गिर गया ना, बादशाहत का पूरा ढांचा गिर गया। आइन नहीं है, और उसके अंदर जो है वो कम्युनिस्ट भी हैं, उसमें मुजाहिदीन खल्क भी हैं, उसमें जो है वो। अब आयतुल्ला खुमैनी जो हैं वो, उनके साथ इख्तलाफात भी हैं लोगों को, उनको लोग पसंद भी करते हैं उनको, लेकिन उन्होंने फिर उसके ईरान मॉडल को अब देखें ना, लोग उनसे उस वक्त भी इख्तलाफ करते थे, आज भी इख्तलाफ करते हैं उनके नुक्ता नजर से, आयतुल्ला खामेनी के नुक्ता नजर से भी इख्तलाफ करते हैं। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो उन तमाम इख्तलाफात को, एक तो होते हैं इख्तलाफात, एक होती साजिशों के तहत इख्तलाफात, दो चीजें होती हैं। और उन्होंने फिर उसके बाद असना अशरी
और उनके यहाँ ज़ाहिर है कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ तसव्वुर है हुक्मरानी का, जो सुन्नी मसलक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी वहाँ पे तो खिलाफत का तसव्वुर नहीं है, इमाम है। का तस्वर है। तो 12 इमाम और इमाम गायब, और इमाम गायब के बाद जो है वो फिर वलायत फ़की का तसव्वुर। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, और को पता है, उस पर हम बात भी कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। और उसमें जो है वो मतलब मराजे बहुत से हो सकते हैं, मुज्तहिद बहुत से हो सकते हैं, लेकिन रहबर एक ही होगा। और किस तरह से गाइडेंस होगी, किस तरह से सिस्टम चलेगा, वो लेके चले, वो आज तक चल रहे हैं। बिल्कुल। एक मैंने कहा ना, एक तो बहस होती है, एक होता है कि आप साजिश के इंतशार फैला दो, तो वो उसमें अपनी जगह पर, हाँ उनके ये होता है कि मॉडरेट्स हैं, तो जी अहमदी निजात का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो जो एक सदर आया तो उनका ये नुक्ता नजर, लेकिन अल्टीमेटली बात जाके जो है वो खत्म हो जाती है रहबर पे, कि रहबर का जो फैसला है, और रहबर एक ही होगा। रहबर तो एक ही होता है ना जी। मतलब एक कंपनी के या एक काफले के 8 रहबर होंगे तो काफला किस तरफ चलेगा? एक कंपनी के 15 सीईओज बना दे तो कंपनी कैसे चलेगी? बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है ना, तो रहबर। और ये जो है ये तसव्वुर इस्लामी दुनिया में था पहले, जी सर। जब शुरू हुआ तो एक ही तसव्वुर था ना, एक ही। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि अच्छा सुन्नी जो मसलक है उसमें भी यही बात थी, लेकिन फिर ये हुआ कि बनु अब्बास के दौर में, और फिर उसके बाद मलूकियत आ गई, खुलफाए राशिदीन के बाद तो मलूकियत का तसव्वुर आ गया। तो फिर ये हुआ कि वो एक बगदाद में खिलाफत बन गई, एक बन गई काहिरा में, एक उंदलस में बन गई, और एक आ गया कि जी दरमियान में कि पहाड़ या दरिया होते हैं तो एक और खिलाफत, उसमें खिलाफतें और बन सकती हैं, और वही सूरत हाल अब तक। लेकिन मैं आपको सुन्नी जो है उसमें मकतब फिक्र की भी आपको एक बात बताऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब ये मामला खड़ा होता है तो ये कोई हमें बात कहने की, मैं जो पॉइंट है वो मुख्तसर तक है कि मैं आगे निकल जाता हूं। तो सकीफा बनी सादा, एक जगह, बाग सा, एक गैदरिंग की जगह, गैदरिंग का प्लेस मदीना के अंदर, जहाँ पे बाग हैं और एक छत है, जो छोटा सा एक जगह, और वहाँ पे अंसार जमा होते थे रेगुलरली, और वो जब कोई इश्यूज वगैरह तो अंसार जमा हो गए। और उस दिन भी जब ये खबर आई जमा हो गए। हजरत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़ा नाम, जंग बदर में साथ रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इकट्ठे हुए, और वहां पे एक डिस्कशन शुरू हो गया। ठीक है कि कौन, क्योंकि हुकूमत और रियासत और ऐसा कोई तस्वुर अरबों में नहीं था। अरबों में कबाइल थे ना, ये कबीला है तो इसके सरदार हैं, ये दूसरा कबीला है तो इसके सरदार हैं, मुख्तलिफ कबाइल हैं, ये अंसार का कबीला है, उधर कुरैश हैं, उधर बहुत सारे कबीले हैं, मदीना, तो ये मदीना में भी औस खरज, ये कबीले कबाइल हैं ना, कबाइल। अब एक जो फिगर का या एक शख्सियत, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो हुआ मसला। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े नाम, बहुत बड़े नाम, मतलब बड़े तो एक हम तो बड़ा पता नहीं आज किसको कहते हैं, यानी ऐसी शख्सियत जो बस। अच्छा, अब आप देखें कि ये वहां पे गए, तीनों शख्सियत गई, उनको पता चला कि जी वो रास्ते में बताया मुख्तलिफ लोगों ने कि जी वहाँ पे ऐसे हो रहा है, और वहाँ पे ऐलान होने वाला है कि जी साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ऐलान होने वाला है, और बड़े आला मर्तबत साहबी वहाँ पहुँचे। तो वहाँ बहस हुई, उसको आप किसी, यानी एक बहस, इल्मी बहस हुई,
उसको अगर आप पढ़ें ना किसी, मैं वो एडवर्ड सईद की किताबों की तरफ नहीं जाना चाह रहा और उसके थीसिस की तरफ के वो जो ओरिएंट क्या होते हैं और ओरिएंटलिज्म क्या होता है और किस तरह से ये कि शीशे से देखते हैं दुनिया को, और वो छोड़ दें, वो एक पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है। लेकिन अगर आप उसी को एक प्रॉपर, आप उसको साइंटिफिक बुनियादों में, दलाइल की बुनियादों में देखेंगे तो आपको एक बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा खूबसूरत नजर आएगा कि वहां पे एक इल्मी बहस होती है। और इल्मी बहस होती है, और इल्मी बहस के बाद जो है वो इल्मी बहस एक, उसमें जाहिर है कि एक दलील दे रहा है, दूसरी दलील, एक दलील उधर, कोई गुस्सा है, कोई ठंडा कर रहे हैं, जैसे होता है। और उसके बाद जनाब ये होता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैत करते हैं। उन्हें आज़ा की, उन्होंने बैत कर ली। बैत करने के बाद जो है वहां पे फिर आपको तमाम का तमाम बशर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खड़े होते हैं, वो अंसार से हैं, वो बैत करते हैं। और फिर उसके बाद वो सारा जो रास्ता है वो भरा हुआ नजर आ रहा है, वो सारे लोग, यानी जहां पर आप तशरीफ ला रहे थे दोनों साहबा, तीनों साहबा कराम, तो वहां जो रास्ता खाली था और लोग सारे वहां जमा थे, तो थोड़ी देर में वो सारा रास्ता बैत करने वाले लोगों से भरा हुआ है। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पहले खलीफा, सोचें बाद में बैठ के कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के जो बड़े क्राइसिस थे, वो बड़े क्राइसिस, उनके बेशुमार क्राइसिस उनके, और उसमें 2 साल 4 माह हो रहे, लेकिन उसमें जो है वो एक तो ये कि ज़कात देने से इनकार हो गया, ज़कात नहीं देंगे। मुनाफिकून सूरह मुनाफिकून है ना, मुनाफिकीन, नबूवत के दावे हो गए, और पूरा कोई माशी सिस्टम, कुछ फाइनेंशियल सिस्टम को इदारे तो नहीं बने हुए थे, तो ज़्यादातर यही था कि जी ज़कात पे है और इस तरह से ज़कात नहीं देनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी अब तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मशवरा था कि शायद हमें इस वक्त कोई सख्त कदम नहीं उठाने चाहिए, हमें ऐसा ना हो कि उम्मत तकसीम हो जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नहीं, जो इनकार कर रहे हैं, जो इस वक्त मुनकर हो रहे हैं, जो ये शोरिशें और बगावतों को जन्म दे रहे, नबूवत के दावे कर रहे हैं, इनको छोड़ दिया गया तो उम्मत को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो उन्होंने फिर कार्रवाई की, सख्त कार्रवाई की, और उसके बाद वो जो है वो कुचल दिया। ठीक है, जहां पर बात मुशावरत से हो सकती थी, मुशावरत की, जहां पर देखा कि बगावत हो गई है और लोग जो है वो मुनाफिकीन और साजिश कुचल दिया। उसके बाद तो पहले ये हुआ, तो आपको लगता, पता चला कि पहले खलीफा जो हैं मुशावरत से आते हैं, मुशावरत हो रही है, ठीक है, यानी वो भी, मतलब वहां पर भी जमहूरियत है, मतलब मुशावरत हुई है। ठीक है, बहस के बाद मुशावरत हुई है, और मुशावरत के बाद बैत हो गई है। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बीमार होते हैं, तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को तलब करते हैं कि तशरीफ लाइए। वो तशरीफ लाते हैं, आप उनसे कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या राय है। मुख्तलिफ सहाबा के, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या बात है, क्या राय है, मुख्तलिफ सहाबा को बुलाते। मैं किस्सा मुख्तसर करके, इस पर तो उलमा ही बात कर सकते हैं तफसील से, और वो करते हैं, और मैं तो बिल्कुल एक छोटा सा, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जमहूरियत मौजूद है। ठीक है, जमहूरियत अगर ना होती तो मलूकियत होती, जिस पे सब के सब इत्तेफाक करते हैं कि वो मलूकियत का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से, कि जी जो बच्चा है वो जैसा भी हो, तो जो बाद में खिलाफत में आ गई। अच्छा, अब उसमें वो कहते हैं कि एक नाम है, और इस नाम के ऊपर ये नाम मैं तजवीज़ करता हूं, और वो नामजद, मतलब वो नामजद कर रहे हैं, वो अपना जानशीन नहीं मुकर्रर कर रहे हैं, वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सजेस्ट कर रहे हैं, नामजद कर रहे हैं। ये ऐलान नहीं कर रहे कि, क्योंकि उनके बाद तो, वरना तो लोग सारे साहबा, आला मर्तबा साहबा, वो सारे खड़े होते, कहते कि नहीं, लेकिन सबने हजरत उमर फारूक के हाथ पे बैत की।
ठीक है, तो आपको तमाम उम्मत एक जगह नजर आ रही है। उसके बाद हजरत उम्र, फिर क्या हुआ, यानी इलेक्शन हुआ ना, इलेक्ट हुए ना, इस तरह से कि जितने लोग थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नामजद नाम पे एतराज भी कर सकते थे। कुछ लोगों ने एतराज किया भी, लेकिन इल्मी बात है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आखिर में सब ने बैत की, ठीक है। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के बाद हजरत उस्मान गनी कैसे आए, जख्मी हो गए, हमला हुआ, कातलाना हमला, शदीद हमला हजरत उमर फारूक पे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे। और उसके बाद उन्होंने जो चंद आला मर्तबत साहबा कराम थे उनकी एक, उसको शूरा कह दें, उसे कौंसल कह दें, उसको जो भी नाम दिया जाए, हजरत अली करमल्लाहु वजह, उसमें हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अशरा मुबशरा में सारे साहबा, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत अबू तलहा, हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इसमें उन्होंने अपने साहबजादे को नहीं रखा। कहा साहबा ने हजरत उमर फारूक से कि अब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, उन्होंने कहा नहीं, मेरा बेटा नहीं होगा इसमें। ये 6 लोग जो हैं, ये 3 दिन में, आप मेरे बाद ये 3 दिनों तक हजरत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ाएंगे, और ये 3 दिनों में ये आपस में सारे जो साहबा हैं ये बैठेंगे और ये फाइनल करेंगे कि किसने इनमें से जो है वो इस ओहदे पे उम्मत की क़यादत करनी है। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन, तो ये हुआ कि उसके बाद वो, और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो साहबजादे हैं, उनका वो मुशावरत के लिए हैं, वो भी बड़े साहबी। उन्होंने कहा वो मुशावरत करेंगे, लेकिन मेरा बेटा नहीं। उसके बाद ये साहबा आपस में बैठे, तो सारे के सारे एक दूसरे के हक में दस्तबरदार होते चले गए। आखिर में रह गए हजरत अली करमल्लाहु वजह और हजरत उस्मान गनी, और दोनों ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जिम्मेदारी आ गई कि दोनों ने कहा कि आप फैसला करेंगे हमें से। उन्होंने जाके हजरत अली से पूछा, तो हजरत अली से अलग में पूछा कि इस मजलिस में आप ना होते किसको सजेस्ट करते? उन्होंने कहा हजरत उस्मान को, हजरत उस्मान गनी को। हजरत उस्मान गनी से अलहदगी में जाके पूछा आप किसका नाम? उन्होंने कहा कि हजरत अली करमल्लाहु वजह। उसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ वो रातों को गश्त पे निकलते थे। मैं आपको मुख्तसर ये बता रहा हूं बात कि ये किस तरह से ये जो है, ये जो 1400 साल इख्तिलाफात, बहस, इंतशार, जंगें भी हुई, सब कुछ हुआ, ये इतना आसान नहीं होता, ठीक है। इसमें बड़ी सोच भी वो उसके बाद रातों को निकलते थे, वो गश्त, लोगों से मिलते थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उम्महातुल मोमिनीन से मुशावरत की उन्होंने, दीगर खवातीन से, आम लोगों से करके। उसके बाद मस्जिद में वो गए, और एक मुख्तलिफ उसमें रवायात हैं, लेकिन ये कि मस्जिद में लोग जमा हुए सारे, और फिर उन्होंने हजरत उस्मान गनी के हाथ पे बैत की, और फिर सारे मुसलमान आ गए। और फिर हजरत उस्मान गनी तो क्या मुशावरत, इलेक्शन, अवाम, अक्सरियत किधर है भाई? अच्छा, और फिर उसके बाद जब ये सानिया पेश आया हजरत उस्मान गनी का, जहां से फिर एक बदतर तकसीम, उससे पहले या उसके बाद जो भी कहें, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। हजरत अली करमल्लाहु वजह ने तो फिर अपने आप को, मतलब जो भी अवाम थे उनसे कहा कि आप फैसला करें। सारे ही लोग मदीना, सानिया, मतलब उम्मत रो रही थी। हजरत उस्मान वो रो क्या रही थी, बस अपनी किस्मत को कोस रहे थे लोग। हजरत उस्मान गनी की शहादत अवाम के सामने पेश किया, लोगों ने बैत की। अब ये सुन्नी मसलक है, और ये जो है कि आपको नजर आता है यहां पे जो शिया मसलक है, यहां तो एक इमाम, दूसरे, तीसरे, अब आप उनकी फहरिस्त निकालें जी, और उसमें से जितने इमाम हैं
आप उनमें से ये देखें कि वो जो इमाम हैं अहले तशय्युअ के, उन्होंने अपना वक्त कैसे गुजारा है, किन हालात में गुजारा है, कैसे गुजारा है, कितने शहीद हुए, कितने कैद में रहे, उसमें आपको कोई मतलब रेयरली ऐसा होगा, बहुत कम, कि आपको कोई इमाम जो है वो एक पुरसकून जाकर कहीं जो है ना वो तबलीग करते या लोगों को समझाते, या वो अपने ही दाएं बाएं के ही लोग उनके पीछे लगे रहे, शहीद हो गए और कई शहीद हुए, कई कैद में रहे। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो सिस्टम अब बनाते हैं ना, ये ऐसे नहीं हो रहा कि जी आप इंक्लूसिव हुकूमत बना लें तो उधर से आप 10 इलेक्टेबल्स को ले लेते हैं और 15 जो हैं वो उस पार्टी को छोड़ के लोटे बने तो उधर से लोटे ले आते हैं और उधर से पैसे देके खरीदे। ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है? तो आपने उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, कैसे बन रहा है फैसला वहां के लोग करेंगे, दुनिया देखेगी। अगर तो अच्छा बनता है, अगर तो खवातीन, दुनिया के कंसर्न्स क्या हैं, ह्यूमन राइट्स, क्या एजुकेशन, सऊदी, मैंने कहा ना सऊदी अरेबिया को कितना अच्छा लगा, एक सिस्टम वहां बन गया। उस सिस्टम के बाद जिसमें जो जाहिर है कि उनके जो कबाइल था, उनके जो कबीला था उसका और उनके जो मजहबी रहनुमा, उनके दरमियान एक मुआहिदा, और उसके नतीजे में सऊदी अरब की रियासत हुई। अब वो उससे निकलना आसान नहीं था, लेकिन वो कहते हैं आप आहिस्ता आहिस्ता, खवातीन ड्राइव कर रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, पहले ड्राइविंग तस्वुर ही नहीं, जेलों में डाल देते थे, अब वो आहिस्ता खुल रहे हैं माशरे। तो अब आप ये कहेंगे जी अफगानिस्तान में हमने देखना है ह्यूमन राइट्स में वो LGBT के हकूक हैं या नहीं। ओ भाई खुदा का वास्ता, ओ भाई ये मुहर्रम के दिन गुजरे खैरियत से, जो वो गुरुद्वारे में गए, क्रिश्चियंस को, हिंदूज को, बाकी जो लोग हैं, अगर खवातीन, सबसे ज्यादा नजरें तो खवातीन पे, मैंने कहा था ना, बच्चियों के स्कूल, एजुकेशन, ये इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं। और ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, दहशतगर्दी ना हो, और तमाम मुल्कों बखत्म। अब मेरा ये तो ये जो लोग अपने अपने डाल रहे हैं ना, ये वो दुनिया की स्टैब्लिशमेंट्स हैं जिन्होंने असल में अपने अपने मुल्कों में ये काम किए हुए हैं ना, कि इधर से तोड़ के इधर डाल दिया, तो इधर से तोड़ के इधर डाल दिया, पॉलिटिक्स सब उनको करने। आप देखें कि ईरान ने अपना नेवल चीफ जो है पहले तो सुन्नी वहां पर आए। सऊदी अरेबिया आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप हो रहा है, दुनिया के लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप हो रहा है। सर एक ब्रेक ले लेते हैं। इसी तरह से तो बात यह है कि अब वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको बनाने दें, उनके सर पे अगर सवार रहेंगे, ठीक है, जिसने उनके साथ मामला तय करने हैं वो करें ममालिक, ठीक है, वो हकीकत है। लेकिन यह है कि साजिशों के तहत अगर लड़वाएंगे उन्हें, या शिया सुन्नी मसाइल खड़े करवाएंगे या मसालिक के आपस में करवाएंगे, ये तो 1400 साल से हो रहे हैं और ये कामयाब नहीं होंगे। हाँ, बहस, मुबाहिसा, डिस्कशंस, मुशावरत, हेल्दी डिबेट, एक दिन नहीं 2 दिन लें, 2 दिन नहीं 5 दिन लें मेरी तरफ से, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि फिर उसके बाद लोग ये कहें कि यार ये देखो ना, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, लोटे ले लें यहीं से। नहीं, हम क्या चाह रहे हैं, लोटे ले लें, इंक्लूसिव क्या लोटे। सर ब्रेक से वापस आके इसी मामले पर आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि अफगान में तालिबान को उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दें। आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो किसी वेस्ट की तरह का, क्योंकि कल्चर डिफरेंस भी है और रिलीजियस डिफरेंस भी है, तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो आपके तमाम एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर। देखिए, पहले तो मैं उस बात को ज़रा थोड़ी सी वजाहत करूँ कि मैंने ये जो अभी 10-15 मिनट में जो सारी बात की, उसमें मैंने सिर्फ ये बात की कि मुशावरत और दरमियान में इल्मी बहस, इख्तलाफात, और कभी वो बदतरीन सूरत हाल भी इस्लामी तारीख में हुई कि वो जंगे तक हुई। वो हकीकत तो है ना, आपस में जंगे हुई, जंग जमल है, जंग सफीन है, वो मैं उतर गया ही नहीं हूं ना। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जहां पर एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाना होता है किसी भी अंदाज में, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, यानी आपने आइन बनाना है, आपका आइन ही नहीं बन रहा, कितने साल लगे।
फिर उसके बाद जो है वो, और ख़ास तौर पे वहाँ तो बड़ी, ये तो सबसे आसान काम है कि कॉपी पेस्ट है, जमहूरियत है ना, कॉपी पेस्ट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा तो जनाब ये पार्लिमानी निज़ाम होगा, ये ऐसे ऐसे करके। लेकिन अगर आपने उस सिस्टम को रखना है किसी न किसी शक्ल में इस्लाम के साथ जी, या उस पार्लिमानी निज़ाम को रखना है बादशाहत के साथ, इंग्लैंड में ऐसा ही है ना, बादशाह भी तो है, मलका है ना, जी सर, शहजादे हैं ना, वली अहद है ना। बिल्कुल। तो आपने अगर कोई सिस्टम नया बनाना है, ईरान में जैसे हुआ, ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखना और सारे लोगों को अपनी इकाइयां, कि ये उज़्बेक भी खुश हैं, हजारा भी, एतमाद, सबको एतमाद मिले तरीके से, और फिर दुनिया क्या कह रही, दुनिया कैसे चल रही है आगे। अच्छा, अब मैं लोटे जब कह रहा हूं तो लोटों से मुराद ये हरगिज नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि जी वो जो पायलट्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं या जो इंजीनियर्स हैं या जो मीडिया के लोग हैं या उनका वापस आना नहीं, मैं वो बात कह रहा हूं कि जो जिनको माफी दी गई है, जो वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व थे। अच्छा, उनमें भी जाहिर है कि बहुत से ऐसे लोग जैसे पुलिस में हैं तो वो तो ऑर्डर्स मान रहे थे अपने सीनियर्स के, तो वो वापस आके काम करें। मतलब मेरा ये, मैं उनके जाती मामलात में मैं तो कह रहा हूं कि लोग देख रहे हैं, और ऐसा ना हो कि फिर एक इस्लाम के नाम के ऊपर एक हो कि यार ये क्या कर रहे हैं। जैसे इंडिया में सूरत बनी है, ठीक है, अगर आप वो हार्श, जो मैं कहता हूं आरएसएस हार्श, कोई मजहब ऐसा है ही नहीं दुनिया में जो कि अमन की बात किए बगैर, ये जो सल्तनतें फैली हैं ना, ये जो सल्तनतें फैली हैं सारी, ये फैलती इसीलिए थी कि वो बादशाह वहां आ रहे हैं तो यार ये अवाम उनसे मिल जाती थी, क्योंकि यार ये ज्यादा हमारे लिए रहमदिल होंगे, ऐसे होंगे, वो मारते वारते बाद में थे। लेकिन अमूमन सल्तनतें ऐसी फैली हैं, या तो थे ना कि फातिहीन आए और सर काट के निकल गए, कोई हलाकू खान की तरह, चंगेज खान के, वो अलग है। लेकिन मैं कह रहा हूं जो सल्तन एम्पायर्स फैली हैं, जो हिस्सा बनते गए हैं, जिसमें इस्लामी सल्तनतें भी फैली हैं ना, ठीक है। अब वो शुरू में तो फतह हुई, लेकिन बाद में लोग एब्जॉर्ब हो गए, उन्हीं का हिस्सा बन गए, या रोमन एम्पायर या बाकी। अब इशू ये है कि इसमें यहां पर दुनिया के साथ भी चलना है और खाना जंगी भी नहीं होने देनी, और उस दुनिया के साथ चलना है जहां एक से ज्यादा पावर सेंटर्स आ गए, एक से ज्यादा पावर सेंटर्स आ गए। वसी एशियाई रियासतों के अंदर प्रॉब्लम है, जो मैंने इस प्रोग्राम में पहले बात की थी, और ताजिकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है, और क्योंकि माजी में चूंकि रहा है एक इशू, उसकी वजह हिस्ट्री हॉन्ट कर रही है। इंडिया के साथ एक मसला रहा है, जब उनका जहाज अगवा हो गया, और जहाज अगवा होकर लॉलेस अफगानिस्तान था उस वक्त, वहां अफगानिस्तान के अंदर जो है वो तालिबान कहीं थे कहीं नहीं थे, कोई ऊपर शुमाल इत्तेहाद था, उधर ये था, दूसरी मुल्क खाना जंगी हो रही थी, कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं रही। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मुजाहिदीन से पहले भी हुई है, नूर मोहम्मद तरक्की और बबरक कारमल और हफीजुल्लाह अमीन कोई मुजाहिदीन नहीं थे, या सरदार दाऊद, उनको किसने मारा और किसने कत्ल करवाया वो अलग, उसको छोड़ दें। ये जब मैं आया ना शुरू में मीडिया में, मैं बहुत जिन शख्सियात से, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एडवर्ड सईद एक ऐसा नाम है, मुझे नहीं पता हमारी आज की जनरेशन कितना जानती है, एक कमाल शख्सियत एडवर्ड सईद। 2003 में कहीं इनका इंतकाल हुआ, कमाल शख्सियत, ये पैलेस्टीनियन और क्रिश्चियन, और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रहे तवील अरसे। तो इन्होंने ये ओरिएंटिज्म का एक तस्वुर निकाला, और वो एक जो पॉलिटिकल थ्योरीज है ना आज की दुनिया में भी उस पर बात होती है। ये यरूशलेम में पड़े, ये वहां पर ओक्लाहोमा बॉम्बिंग और ये सारा 9/11 और ये सारा हुआ, तो इन्होंने उसके बाद एक नई थ्योरी, इनको पता नहीं बर्दाश्त कैसे कर लिया कोलंबिया के लोगों ने। इनके जो फादर मेरे ख्याल से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहीं आर्मी वगैरह में थे, तो इसलिए इनको अमेरिकन जो थे वहां पे अब्जॉर्ब हो गए सोसाइटी में। लेकिन आपको पता है ना, आज भी नोम चॉम्स्की का कॉलम नहीं छप सकता न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में नोम चॉम्स्की बैन है, ठीक है, आजादी इजहार राय। अच्छा, अब इशू ये है कि उन्होंने जनाब ये तस्वुर दिया कि आप जो है क्या है बुनियाद, वो कहते हैं कि जी ये जब भी मैं देखता हूं मशरिकी वुस्ता को, मैंने देखना हो कि यार इजिप्ट कैसा है, मैंने देखना हो कि इंडिया कैसा है, मैंने देखना हो कि, तो मैं वो किताबें पढ़ता हूं, तो उन लोगों की किताबें पढ़ता हूं जो वहां 10-10, 20-20, 25-25 साल, 50-50 साल रहकर आए हैं। यानी मुझे कोई फ्रांस की किताब मिल जाती है, मुझे कोई इंग्लिश बुक्स मिल जाती हैं, हमें भी, हमने जाना ना किसी मुल्क, हम कहते हैं ना बाजार जाके जरा तलाश करते हैं, कोई किताब ढूंढते हैं इजिप्ट के बारे में, कोई बुक, इजिप्ट जाना है तो कैसी हो।
वो कहते हैं कि जितनी किताबें लिखी गई हैं ये वहां से वो फिर पोस्ट कॉलोनिज्म के बाद की दुनिया और ओरिएंट, वो कहते हैं ये ओरिएंट से सारे जहां पर हुकूमत करके गए, मतलब इंडिया के बारे में आपने देखना हो तो वो कहेंगे कि खास किताबें मिलेंगी जिसमें ऐसा होगा कि वो इंग्लिश में ही होंगी, और वो हम गए तो वो अंग्रेजों ने ही लिखी होंगी इंडिया के बारे में, और लिटरेचर सारा मिलेगा आपको, संस्कृत में नहीं मिलेगा कुछ भी वहां की यूनिवर्सिटीज के अंदर, कि आपको जिन पे हुक्मरानी की है वो भी अपनी बात समझाने के लिए उन्हीं की जबान का सहारा लेंगे कि यार ये किसी तरह बात हमारी समझ जाए। वो इतना उनको, उनके जहनों को, ये बड़ी कमाल की थ्योरी है एडवर्ड सईद की। वो कहते हैं कि यार ये यानी जो अरब ममालिक हैं, और वो फिर उसको जोड़ते हैं नेपोलियन के साथ, कि नेपोलियन जब मिस्र में गया था तो मिस्र में अपनी फौजों के साथ वो 5,000 के करीब वो हिस्टोरियंस और शायर और लिखने वाले वो एक एक चीज रिकॉर्ड कर रहे थे। बिल्कुल। और उसके बाद ये हुआ कि जी जितनी किताबें आपको मिस्र की मिलती नहीं तो मिस्रियों की कम और उनकी ज्यादा। तो इसी तरह से वो ये कहते, अब यहां से गए ना अफगानिस्तान के, तो सारे अफगानिस्तान में ऐसा था, तो अफगानिस्तान में हमने 20 साल गुजारे, हम अफगान एक्सपर्ट बन गए, हम वहां पे 10 साल रहे, 5 साल नहीं। अफगान वो हैं जो यहां पे हैं और जो वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह, उनको ये मौका, थोड़ा सा मौका दें, ताकि असल मेरी बात है खाने जंगी नहीं होनी चाहिए और साजिशें नहीं होनी चाहिए। बहस बिल्कुल हो, साजिश के तहत ना हो, इल्मी बहस हो। इख्तलाफात थे, मैंने आपसे कहा ना पहली जब बैत हुई है उसकी दूसरी तीसरी मुख्तलिफ शख्सियात आई नहीं आई, वलायत फ़क़ी मानते हैं नहीं, लेकिन बात हो रही है मजमूई तौर पे। जब मजमूई बहस है ना, एक है बहस, एक है फितना, कि फितना करके आपस में लड़वा दें, फितने से बचा जाए। और जो उलमा दलाइल की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, और उलमा के साथ साथ फिर आपको एक्सपर्ट्स भी चाहिए। आपने वर्ल्ड बैंक से भी बात करनी है, आपने IMF से बात करनी है, आपने फॉरेन पॉलिसी, आपने जहाज भी उड़ाने हैं, आपने बैंक भी चलाने। अच्छा, इसी दौरान उनकी तरह ये आज या कल में ऐलान हो जाएगा, लेकिन इसी दौरान उन्होंने ये कहा है कि हम कश्मीर पे अपना मौकफ देंगे। अब मौकफ नहीं देंगे क्या भाई, क्या मौकफ नहीं देंगे? सही, मतलब क्या कोई बात तो करेंगे ना। आपका क्या, मुझे कोई सवाल पूछ लेगी जो आप बताएं जरा, आपका क्या ख्याल है कि क्या हो रहा है फलस्तीन में, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तालिबान क्या कहेंगे कि इस्राइल अच्छा कर रहा है? मतलब आप पाकिस्तान जो है, उनका कोई बयान नहीं, एक मिनट, नहीं, इंडिया में क्या बयान आता है? इंडिया देखें, इस्राइल उनके साथ, उनका एक पार्टनर है इस वक्त, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, लेकिन मजबूर तो हो जाते हैं ना एक मरहले पे जाकर कि भाई ये जुल्म हो रहा है। पब्लिक एक आम राय भी तो होती है कि ये आपने जो जाहिरियत करने वाले लोग हैं, जो मैं बात कहता हूं ना कि इंडिया के आम लोगों को अलग करें, राय आमा मुख्तलिफ है भारत में, बिल्कुल सही बात करें। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वही सवाल आपसे कि जो तालिबान तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को कोई मुश्किलात नहीं होंगी मुस्तकबिल में, ये बात तो कर दी है, सारी दुनिया को यकीन दिलाते फिर रहे हैं कि भाई आपके मसाइल अगर आपके अंदर खड़े होंगे तो आपकी अपनी वजह से होंगे, हमारी वजह से नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक तो मैंने कहा ना, दो बातें ऐसी जो कि, जिसमें पहली बात यह कि मुहर्रम खैरी से गुजरा, दूसरी बात यह कि गुरुद्वारे में मोर नजर आए, क्रिश्चियंस हिंदूज को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अभी तक तो ये फौजी इनखला तरीके से हो गया। अब इशू ये है सारा कि जो मैंने बात की ना एडवर्ड सईद, लेकिन उसमें आप जरा से नोट करें कि 9/11 के बाद वो ये कहता है कि एक खास किस्म का परसेप्शन डेवलप होता है, मतलब मुसलमान आपको खास नजर आएंगे। मतलब अगर इराक एक्सपर्ट है कोई, तो इराक एक्सपर्ट आपको एक खास किस्म का इराकी दिखाएगा जिसमें वो दाढ़ियों वाले वो मुसलमान, मतलब या वो ऐसे नजर आएंगे आपको, वो अलिफ लैला महल बने हुए अलिफ लैला के। अब इंडिया के देखें ताज महल है, बस महल होते थे, मतलब वहां पर जो काम हो रहा है, वहां जो लोग मेहनत करके आगे, उनकी पेंटिंग्स आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। आपको नजर आएंगे जनाब नहरें बह रही हैं, ये देखें ना, ये उसकी थ्योरी उसकी। ये तो मैं गौर से देखता हूं यार, तो ये मुझे जितना लिटरेचर 200-300 साल का मिलता है, तो पेंटिंग तो अच्छी भी लगती है, लेकिन ऐसा लगता है यहां लोग ये महलों में घूमते रहते हैं सारा दिन। मतलब मैं इंडिया की किताब खोलता हूं तो ताजमहल ही नजर आता है, मतलब पाकिस्तान की खोलता हूं तो या तो मुझे कुछ बादशाही मस्जिद नजर आती है, या फिर वो मुझे बहुत सारे लोग नजर आते हैं लड़ते हुए मार रहे एक दूसरे। मुझे कोई ऐसी कोई इमेज क्यों, उसका नाम फिर वो ये ओरिएंटलिज्म किताब पूरी उसने लिखी, वो थ्योरी है उसकी पूरी। वो कहता है उसमें पावर
नॉलेज और एक प्रॉपर साइंस है जिसके तहत एक ऐसा जहन बना दिया जाता है कि जब आप सोचती है ना किसी मुल्क का, कभी नहीं गए वहां, आपसे कोई पूछे वो एक्सपर्ट निकल के आ जाता है, अरे यार छोड़ो यार वहां तो तुम्हें नहीं पता, वो मैंने बहुत पढ़ा है। कहां से पढ़ा है? उन लोगों से पढ़, किताबों से, क्योंकि बाकी चीजें मौजूद ही नहीं है, कोई उनका कोई वजूद ही नहीं है किसी लाइब्रेरी में कि असल पाकिस्तान क्या था, इंडिया क्या था, बांग्लादेश क्या था, अरब वर्ल्ड क्या थी, ईरान क्या था, रूस क्या, तो वो गायब हो गया सारा लिटरेचर। वक्त खत्म हो रहा है सर, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और फातिहीन ने लिखी तारीख तो वो सारा अपने अपने अंदाज में लिखी। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूंगा, सब का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।